सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत पवन सीरीज के अधले उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं और इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, तो आप सारे पार्ट्स को देखिएगा अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है। और राजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं, सारे बहुविकल्पी, सारे अति लघु उत्तरीय, उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तर्क के प्रकार बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? तर्क के प्रकार बताइए। आगमन तर्क, निगमन तर्क। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो तर्क होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है आगमन तर्क और दूसरा है निगमन तर्क। क्वेश्चन नंबर 52 है, निगमन तर्क से आप क्या समझते हैं? तो इस तर्क में व्यक्ति दूसरों के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। तो इस तरीके से व्यक्ति क्या करता है कि दूसरों के अनुभवों को उठाने का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति ने जो काम आप करने जा रहे हो उस तरीके का काम किया है और उसे सफलता मिली है या नहीं मिली। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई शॉप खोली है, किसी वस्तु की कोई दुकान खोली है, तो उसका वह दुकान कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, आप क्या करोगे? उस व्यक्ति के अनुभव से सीखोगे। अगर उसकी दुकान चल रही है तो आप भी क्या करोगे? आप भी उसके अनुभव का लाभ उठा करके आप उस तरीके की दुकान खोलोगे या कोई इनिशिएटिव काम करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने का तात्पर्य यही है कि जो निगमन तर्क होता है उसमें क्या करते हैं, हम दूसरों के अनुभवों से, विश्वासों से और सिद्धांतों का प्रयोग करके सीखते हैं। और आगमन में क्या होता है? आगमन में हम खुद का अपना बनाते हैं अनुभव, यानी कि हम खुद से कोई काम शुरू करते हैं और उसमें जो हमारा अनुभव होता है, हमारे अनुभव से कोई और लाभ लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, तर्क विकास की विधियां बताइए। तो देखिए, दृढ़ निश्चय, स्वाभाविकता का विकास, क्रमागत ज्ञान तथा सूझ शक्ति का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 54 है, वंशानुक्रम का क्या अर्थ है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम बताइए। तो बीज कोष की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। तो याद रखिएगा, ये सारे चारों के चारों नियमों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वातावरण का अर्थ बताइए। तो वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। हमारे आसपास का वातावरण क्या? घर, विद्यालय, इसके अलावा हमारे आसपास पड़ोस के लोग, हमारे मित्र मंडली, हमारे रिलेटिव्स, ये सब क्या हमारे आसपास का वातावरण ही तो है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का उल्लेख कीजिए। बालकों के लालन पालन या संरक्षण की दशाएं, सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव, विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव और संचार माध्यमों का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हम कैसे कर सकते हैं? भाषा ज्ञान का विकास करके, उन्हें कहानियां सुना करके। फिर क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, थॉर्नडाइक ने किन किन नियमों का प्रतिपादन किया है? तो थॉर्नडाइक ने क्या किया? थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं और ये आप सभी लोगों को पता भी है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। और इसके अलावा 5 गौड़ नियम भी दिए हैं, उनको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, अधिगम की एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया या अधिगम है। इसके अलावा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह भी अधिगम की ही परिभाषा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, अधिगम को प्रभावी बनाने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो अधिगम को प्रभावी कौन कौन बनाते हैं? मतलब सीखने को प्रभावी हम कैसे बना सकते हैं? जब बच्चा उस सब्जेक्ट में रुचि लेगा, उसका इंटरेस्ट होगा पढ़ने में, उसकी क्षमता होगी उसको समझने में। जो कॉन्सेप्ट आप समझा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उसकी क्षमता है उसको समझने की, तभी उसे इंटरेस्ट भी आएगा। बच्चे को विषय का ज्ञान पहले से होना चाहिए, तभी अधिगम क्या होगा? प्रभावी होगा। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज सीखने की इच्छा, प्रेरणा होनी चाहिए। सीखने की इच्छा और प्रेरणा होनी चाहिए। अगर किसी चीज को सीखने की इच्छा और प्रेरणा ही नहीं है तो बच्चा उसे सीखेगा नहीं। इसके अलावा आसपास का वातावरण भी सीखने के अनुकूल होना चाहिए, तभी बच्चा सीख पाएगा।
क्योंकि क्लास में जब सारे बच्चे शांत रहेंगे, सारे बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, तभी सीख पाएंगे। अब एक बच्चा ध्यान से सुन रहा, बाकी के बाकी 29 बच्चे क्लास में आपके केवल और केवल शोर मचा रहे हैं 30 बच्चों में से, तो वो एक बच्चा भी नहीं सुन पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वातावरण भी क्या हो, सीखने के अनुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 63 है, अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी है, नामोल्लेख करिए। तो अधिगम की प्रभावशाली विधियां है करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना और प्रोजेक्ट विधि से सीखना। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, सीखने के गौड़ नियम कौन कौन से हैं। तो सीखने के गौड़ नियम है मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं दोस्तों, लेकिन ये सीखने के गौड़ नियम आपको पता है ना किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। 3 मुख्य नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, और ये 5 गौड़ नियम दिए हैं। किसने, थॉर्नडाइक ने। अब क्वेश्चन नंबर 65 है, सीखने के नियमों की क्या उपयोगिता है। तो सीखने के नियमों का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित करते हैं। जो सीखना यानी कि अधिगम है, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के बाल मनोविज्ञान में, क्योंकि बच्चा स्कूल में सीखने ही आता है। तो इसीलिए इस चैप्टर से हमेशा यूपी टेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोग की क्लास में बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ाया है। और अगर आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैंने पढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पर आप देखिए, अनुकरण द्वारा सीखने का क्या तात्पर्य है। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके ही सीखते हैं। बच्चा अपने माता पिता का अनुकरण करता है, शिक्षकों का अनुकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, ब्रूनर के सिद्धांत की कोई एक विशेषता बताइए। तो यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार एवं दंड पर बल देता है। आपको पता है कि पुनर्बलन बहुत जरूरी है। और पुनर्बलन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कक्षा में कई सारे बच्चों से सवाल लगवाए ब्लैक बोर्ड पर, और सिर्फ एक या 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सवाल को पूरा लगाया। तो जिन बच्चों ने सवाल को पूरा लगाया उनको क्या करोगे आप, शाबाशी दोगे, बहुत अच्छा। इस तरीके से क्या करोगे आप, उनका पुनर्बलन करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, एक तरीके से उनका उत्साह वर्धन करोगे। तो पुनर्बलन का मतलब ही होता है बच्चों का उत्साह वर्धन करना, उन्हें पुरस्कार देना, दंड देना। ये सब क्या है, ब्रूनर के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं और ये बहुत जरूरी है विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 68 है, सिद्धांत क्या है। सिद्धांत ज्ञान के क्षेत्र में पहुंचने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है। व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते हुए देखकर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं और इसे ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। कभी कभी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कोई बताता नहीं, फिर भी हम उसको सीख लेते हैं, अपने आप ही सीख लेते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को ही हम गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं, समग्रवाद का सिद्धांत कहते हैं, पूर्णता का सिद्धांत कहते हैं। और यह सिद्धांत दिया किसने था, कोहलर ने दिया था, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया। तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत पर भाषा पर सबसे अधिक बल दिया, उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत बताया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं। तो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति को एवं उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, सीखने में पठार आने का मुख्य कारण क्या है। जैसे कि बच्चा सीख रहा है, समय के साथ वो सीखता जा रहा, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उसका सीखना बिल्कुल ठप हो जाता है, यानी कि उसे आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो फिर भी वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। जैसे हम लगातार अगर हम काम किए जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बोर हो जाएंगे उस काम को करते करते। इसीलिए बीच में इंसान कहीं घूमने चला गया, कुछ और करने चला गया, इससे क्या होता है कि इंसान फिर से उसका माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर से जब वो दोबारा आता है काम पर छुट्टियां बिताने के बाद, तो वह और अच्छा प्रयास करता है। इसी तरीके से बच्चा पढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर उसके अंदर कुछ घुस ही नहीं रहा है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इसमें प्रेरणा का अभाव हो सकता है बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो या शारीरिक रूप से बीमार हो, यह भी हो सकता है उसके अंदर प्रेरणा की कमी हो, अभी प्रेरणा की कमी हो गई हो। तो ये सब प्रमुख कारण हो सकते हैं सीखने में पठार आने के। सीखने का पठार का मतलब है कि बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है उस स्थिति में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, सीखने का स्थानांतरण
को परिभाषित करिए। तो BJ अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम का स्थानांतरण है। तो सीखने का स्थानांतरण आपको पता ही है कि एक परिस्थिति में जो ज्ञान हमने सीखा है उसी ज्ञान का प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति में अगर कर रहे हैं तो यह क्या हो रहा है, सीखने का स्थानांतरण हो रहा है। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको साइकिल चलाने आ रहा है, साइकिल चलाने का जो आपने अनुभव सीखा है उसी अनुभव का प्रयोग करके आप बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, तो इस तरीके से एक जगह जो आपने ज्ञान सीखा है उसका प्रयोग आप दूसरी जगह पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों का नामोल्लेख करिए। तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों में पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, फिर है समान तत्वों का सिद्धांत, फिर है सामान्यीकरण का सिद्धांत और फिर है सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। दोस्तों स्थानांतरण देखिए यहाँ पर 2 प्रकार का कहा है, लेकिन स्थानांतरण आप मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक और तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण, यानी कि कुछ भी नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। तो अभिप्रेरणा अधिगम की प्रक्रिया का सहायक अंग है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तो मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, रुचि को परिभाषित करिए। तो रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, रुचि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो रुचि देखिए 2 प्रकार की होती है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, रुचि और ध्यान का संबंध कैसा है। तो रुचि और ध्यान का एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर किसी विषय में हमारी रुचि रहेगी तो उसमें ध्यान भी हमारा रहेगा, और अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो रुचि भी जरूर उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, रुचि का क्या अर्थ है। तो विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करना ही रुचि है। जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका पूरा मन लगा हुआ है और आपको बहुत मजा आ रहा है करने में। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्मृति से आप क्या समझते हैं। तो स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, स्मृति का कोई एक कार्य बताइए। तो स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्मृति के मुख्य सोपान बताइए। तो स्मृति के 4 सोपान है, अधिगम, धारण, प्रत्याय, स्मरण और अभिज्ञान। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं, स्मृति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों में यहाँ पर आप देखिए प्रेरणा है, रुचि है और शांतिपूर्ण वातावरण है। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, ध्यान की कोई एक विशेषता बताइए। तो ध्यान व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। अगर आप किसी भी काम को ध्यान से करोगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 88 है, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, और सृजनात्मकता जो भी हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भी कला होती है, जो भी हमारे अंदर टैलेंट होता है उसको हम निखार सकते हैं इसके माध्यम से, तरीके से नवीन रचना करके। क्वेश्चन नंबर 89 है, परिपक्वता पर टिप्पणी लिखिए। तो परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जो मानसिक पूर्णता है, व्यक्ति का जो जीवन है उसमें वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। इसीलिए जो मानसिक पूर्णता है वो कोई भी व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ लास्ट स्टेज तक सीखता ही रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ व्यक्ति नया सीखता है। इसीलिए शारीरिक पूर्णता की बात यहाँ पर की गई है, मानसिक पूर्णता की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 90 है, स्मृति के प्रकार बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार की स्मृति होती है। पहली है अल्पकालिक स्मृति और दूसरी है दीर्घकालिक स्मृति। यानी कि ऐसी बहुत सारी बातें हमारे डेली लाइफ में होती हैं जो हम कुछ दिन में भूल जाते हैं, 2 दिन में, 4 दिन में भूल जाते हैं। लेकिन कुछ दीर्घकालिक स्मृति, कुछ ऐसी स्मृतियां होती हैं जो हमें भूलती ही नहीं है, जो कभी नहीं भूलती है। हमें कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती है जो हमें जीवन भर याद रहती हैं, और अल्पकालिक 2-4 दिन में ये भूल जाती हैं, लेकिन दीर्घकालिक हमें हमेशा याद रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं, विस्मरण को परिभाषित करिए। विस्मरण का मतलब भूल जाना एक तरीके से। तो मन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों का धारण न करना ही विस्मृति, यानी कि जो हमने सीखा है पास्ट में, जो हमने भूतकाल में सीखा है, वो अब हम वर्तमान टाइम में याद कर रहे हैं या अपने इस प्रेजेंट टाइम में याद कर रहे हैं, तो वो याद ही नहीं आ रहा है। तो यही क्या होती है, विस्मृति या भूल जाना।
क्वेश्चन नंबर 92 है 20 मिनट का मुख्य कारण क्या होता है? तो 20 मिनट का मुख्य कारण है बाधा का उपस्थित होना। क्वेश्चन नंबर 93 है सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। वह विज्ञान जो प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णयन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है सांख्यिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है आवृत्ति क्या है? तो आवृत्ति वह मान है जो जितनी बार आता है, यानी कि बार बार। क्वेश्चन नंबर 95 है केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है? तो प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति के समूह को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ, मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने दिया था? यह वॉटसन ने कहा था। वॉटसन ने कहा था और ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत फेमस है इनकी यह परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 97 है बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बालक के संवेगात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने 4 स्टेज बताए थे इन्होंने संवेगात्मक विकास में। इसमें पहला इन्होंने क्या बताया था? संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। इसके बाद इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, और फिर सबसे लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जी ने बताए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मनोविज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 98 है गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत किन किन विमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया है? तो विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद आदि में वर्गीकृत किया है। तो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, यही 3 चीजें हैं, याद रखिएगा त्रिआयामी सिद्धांत में गिलफोर्ड के। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? बहुत आसान है। युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर, हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी। या सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर भी युंग ने व्यक्ति को 3 भागों में डिवाइड किया है। अंतर्मुखी यानी कि जो अपने में ही खोए रहते हैं, आप कह सकते हैं इनको दूसरे लोगों से ज्यादा मतलब नहीं होता है, अकेले में ही रहना पसंद करते हैं, ज्यादा लोगों से बात करना नहीं पसंद करते हैं। और जो बहिर्मुखी लोग होते हैं वो थोड़े सामाजिक होते हैं, जैसे कि नेता हुए या टीचर हुए जिनका काम ही है बोलना। तो ऐसे लोगों का बहिर्मुखी होना भी जरूरी है क्योंकि आपको बच्चों को समझाना है, नेता है तो उन्हें रोज कहीं ना कहीं भाषण देना है। और उभयमुखी जो लोग होते हैं इनमें दोनों क्वालिटी होती है, अंतर्मुखी भी होती है और बहिर्मुखी। जब जरूरत होगी तो अंतर्मुखी बन जाएंगे, जब जरूरत होगी तो बहिर्मुखी बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं दोस्तों। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है। तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया था उसे हम तर्क कहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आपके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब केवल एक पार्ट बचा है आपके पवन सीरीज के अतिलघुत्री क्वेश्चंस का। तो ये पूरे अतिलघुत्री क्वेश्चंस यहाँ पर मैं खत्म करवा रही हूँ आप लोगों के सारे विषयों के बहुविकल्पी और अतिलघुत्री। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए हैं आपके संस्कृत विषय के 2015 से लेकर के अब तक जितने पेपर हुए हैं सारे मैंने सॉल्व करवाए हैं। संस्कृत के सारे पेपर आप देख डालिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहे और आते रहेंगे। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज शेयर करिएगा अधिक से अधिक कॉलेज के फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में, ताकि ये वीडियोस हमारे सभी भाई बहनों तक पहुंचे फर्स्ट सेमेस्टर के और सभी लोग इन वीडियोस का लाभ ले पाए और सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आए। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। चैनल से बने रहिए दोस्तों। और आपको सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सारे के सारे विषयों को आप फर्स्ट सेमेस्टर के देख सकते हैं। जय हिंद।